वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये पावर सिस्टम का एक पार्ट है। पावर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड पार्ट फोर्थ सेम में, और अब लास्ट पार्ट जो है वो आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। देखिए, पावर सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे जनरेशन होता है, जीएस मतलब जनरेटिंग स्टेशन, और यहाँ पे आपको पता ही है अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर होता है, और साथ साथ जिस भी टाइप का पावर प्लांट है उसका अपना इक्विपमेंट्स होता है। जैसे पावर प्लांट के बारे में हमने थर्ड से में पूरा पढ़ लिया, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, टाइडल, जो भी है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पर जो स्टीम प्रोडक्शन होता है, उस स्टीम के प्रेशर से हम लोग टरबाइन को मूव करते हैं, और टरबाइन के शाफ्ट से हमारा अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है। वो अल्टरनेटर घूमता है और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर अल्टरनेटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे मशीन में, इंडक्शन मोटर के बाद का वो टॉपिक है। लेकिन बेसिकली तो हम लोग जानते हैं ये होता है, पावर प्लांट का काम है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना, अल्टरनेटर का काम है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट होता है वो भी हम लोग को पता है कि लिमिटेड वोल्टेज में जनरेट होता है, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉब्लम है ना। हमारे पास उतने हाई वोल्टेज या हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला इंसुलेशन नहीं मौजूद है, जो कि जनरेटर के वाइंडिंग्स के स्मॉल गैप में भी उतना वोल्टेज डिफरेंस में मेंटेन रख सके, उससे करंट ना पास होने दे, स्विच शॉर्ट ना होने दे। इंसुलेशन कंसिडरेशन के कारण ही तो जनरेटर मैक्सिमम 11 किलो वोल्ट तक ही जनरेट कर पाता है। तो वो हम लोग पढ़े थे पावर सिस्टम में। और लेकिन उस स्मॉल वोल्टेज पर अगर हम पावर को ट्रांसमिट करें तो हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे तो करंट की वैल्यू जो होगी वो काफी ज्यादा होगी, और करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस काफी ज्यादा होंगे, है ना। तो करंट की वैल्यू को कम करने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं, और तब फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन की मदद से। ये सब जो देखें हम लोग, ट्रांसफार्मर, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और इसका काम यही होता है कि जो भी अल्टरनेटर ने जो वोल्टेज दिया उसको मेनी टाइम्स स्टेप अप करके भेजना, ताकि वोल्टेज बढ़ जाए। पावर सेम है, जो पावर देना है, तो वोल्टेज बढ़ जाए तो करंट कम जाए, है ना, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो करंट कम जाए, और करंट कमेगा तो आपको जो लॉस होगा वायर में, I2R लॉस, वो कम होगा। उसके बाद काफी दूर के ट्रांसमिशन लाइन के बाद जब हम लोड के करीब पहुंचते हैं तो हमारे सामने आता है GSS, ग्रिड सब स्टेशन, जहां से और भी दूसरे इंडस्ट्रीज को या दूसरे जगहों पर पावर जाता है। और यहाँ पे जैसा हम लोग जानते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना, जो कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है 765 या 440 जो भी है, उसको स्टेप डाउन करेगा, और स्टेप डाउन करके आगे पावर सब स्टेशन को भेजेगा या दूसरी इंडस्ट्रीज को भेजेगा, ठीक है। फिर ये पावर आता है PSS पर, मतलब अब यहाँ के बाद अब हम शहर में इन करेंगे, है ना, इन सिटी। और अब यहाँ पे कई सारे पावर सब स्टेशन होंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछले सेमेस्टर में कि जैसे मुजफ्फरपुर एक शहर है ना, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो इस पूरे शहर में मेनली 2 ग्रिड से आती है, एक है SKMCH ग्रिड और एक है भिखनपुरा ग्रिड। तो भिखनपुरा ग्रिड जो वहाँ पे पावर सब जैसे भिखनपुरा ग्रिड है तो इसको पावर किसी पावर प्लांट से मिल रहा है, और ये फिर इस पावर को शहर के अलग अलग लोकेशंस पर स्थापित PSS को दे रहा है। जैसे खबरा सब स्टेशन है, मारीपुर है, आपको कांटी है, चंदवारा है, सिकंदरपुर है, मिस्कॉट है, मेनी भगवानपुर है। तो कई सारे सब स्टेशन हैं, उनको पावर देता है, और फिर वो सब स्टेशन अपने अगल बगल के एरिया को पावर सप्लाई करते हैं। तो GSS से आता है पावर कहाँ पर, PSS में। PSS में भी एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, जो कि जनरली 33/11 किलोवोल्ट के रेटिंग का होता है,
और ये फिर यहाँ से सब स्टेशन से फिर पावर अलग अलग लोकेशंस में जाते हैं। जैसे कि आपको मारीपुर फीडर है, मारीपुर सब स्टेशन है, तो वहां से 3 अलग अलग एरिया में गया है पावर। तो उन 3 अलग अलग एरिया में जो गया है उनको अलग अलग क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं, है ना। कि ये जो है सो यूनिवर्सिटी फीडर है, ये मारीपुर फीडर है, ये इमरजेंसी फीडर है, इस तरह से अलग अलग नाम है। तो सब स्टेशन से निकलते हैं फीडर्स 11 किलो वोल्ट के, जो कि उस सब स्टेशन के अगल बगल के इलाकों में पावर को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि शहर को हमने, जैसे 25 सब स्टेशन अगर मुजफ्फरपुर में है तो शहर को हमने 25 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है ना। अब एक पार्ट की जिम्मेदारी उस सब स्टेशन की है पूरी की पूरी, फिर दूसरे पार्ट की दूसरे की है। और यहां से ये जो फीडर निकला उनसे फिर क्या है, उनसे फिर आपके घर के अगल बगल में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिनसे आपको पावर सप्लाई मिलता है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये फीडर है, इससे, है ना, जैसे ये एक फीडर 1 है, ये फीडर 2 है, ये फीडर 3 है ना। अब इस फीडर से आपके घर में जो सप्लाई होगा, आप पूछ सकते हैं कि किस फीडर से आया है, किसी न किसी नाम होगा उसका, इस फीडर से आया है। तो उस फीडर से फिर कई सारे, हम तो यहाँ पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डीटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये 11,000/440 वोल्ट का जो होता है, तो यहाँ पर तो मैं एक ही दिखाया, लेकिन कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स होंगे, है ना। जैसे कि हमारे घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर है उसकी अपनी एक रेटिंग है ना, उसकी रेटिंग है, जैसे 200 kVA का है या 100 kVA का है, तो वो एक लिमिटेड कंज्यूमर्स को ही सप्लाई दे सकता है, 50 घर को दे सकता है, 100 घर को दे सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि कितने भी को दे देगा, नहीं दे सकता। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 5 MVA और उसकी वोल्टेज रेटिंग 33/11 किलो वोल्ट है, तो ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है, मतलब ये इसकी सेफ लिमिट है। इससे ज्यादा अगर हम इससे लेना चाहेंगे तो फिर इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि ट्रांसफार्मर कैन गेट बर्न। जैसे इसका अगर हम निकालें 11,000 साइड में कितना करंट ये दे सकता है, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर कितना है, 5 × 10⁻6, और वोल्टेज हम इस तरफ देखना चाह रहे हैं 11 × 10⁻3 = I, तो ये करीब 454 पॉइंट समथिंग करंट है। मतलब कि जिस ट्रांसफार्मर की रेटिंग ये है उसके 11 किलो वोल्ट साइड से 454 एम्पियर से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हमारे पास हर एक घर अगर आपको 40 या मान लीजिए हर एक घर अगर 10 एम्पियर करंट ले रहा है ना, 10 एम्पियर करंट हर एक घर ले रहा है, तो इस ट्रांसफार्मर से हम कितना घर सप्लाई दे सकते हैं, 45 घर दे सकते हैं। अगर हर एक घर 10 एम्पियर ले रहा है तो 45 घर से लेंगे तो 45 × 450 एम्पियर हो जाएगा, हो गया। तो वो ट्रांसफार्मर तो सिर्फ 50 घर को ही सप्लाई दे सकता है ना अपने अगल बगल में, तो इसलिए हमको यहाँ पे कई सारे ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ती है। तो फीडर से फिर कई सारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। तो ये तो एक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर है जो हम लोग 4th सेम में भी पढ़े थे, 3rd सेम में भी पढ़े थे। अब 3rd सेम में हमने मेनली पढ़ा पावर प्लांट के बारे में, है ना, कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है कि नहीं। मतलब 3rd सेम में बेसिकली हमने इस चीज को पढ़ा। हालांकि इसमें जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, अल्टरनेटर, वो भी नहीं पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर पिछले सेम में पढ़ना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाए, पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर के ब्रेक में। तो ये दोनों चीज नहीं पढ़े हैं। खैर, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं 4th सेम में, कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तो हम लोग क्लास में ही पढ़े थे। उसके अलावा और जो चीजें होती हैं, इंसुलेटर, आइसोलेटर, है ना, सैग, स्किन इफेक्ट, कोरोना, बंडल्ड कंडक्टर, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, समझ रहे हैं। तो ये सब जो चीजें, ये सब चीजें हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, इस सेमेस्टर में पावर सिस्टम में बेसिकली आपको सबस्टेशन के अंदर की चीजों के बारे में जानना है। हालांकि कुछ कुछ हम लोग पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े कि सबस्टेशन के अंदर में क्या क्या होता है, लेकिन सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा क्या क्या होता है। तो कहते हैं भाई ट्रांसफार्मर होता है, ब्रेकर होता है, सीटी है, पीटी है, रिले है, पैनल है, अर्थमैट है, एलए है, मेनी थिंग्स। बस उसका डेफिनेशन पढ़े थे, सिंबल पढ़े थे। लेकिन इस सेमेस्टर में हमको उनका वर्किंग पढ़ना है और भी चीजें पढ़ना है, और भी
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जैसा कि इसका नाम भी है सब्जेक्ट का, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। देखिए, तो इस सेमेस्टर में बेसिकली आपको सबस्टेशन के अंदर की चीजों के बारे में जानना है, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज होती हैं। अब प्रोटेक्शन पर्पस के लिए क्या यूज होती हैं, तो उसको समझिए। देखिए, चाहे वो जीएसएस हो, चाहे वो पीएसएस हो, ग्रिड सबस्टेशन हो या पावर सबस्टेशन हो, इन सबस्टेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, वो है ट्रांसफॉर्मर, है ना। चाहे ग्रिड का ले लीजिए या पीएसएस का ले लीजिए, ट्रांसफॉर्मर इज द बॉस ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशन का बॉस है, राजा है ना। और सबस्टेशन में बाकी जितनी भी चीजें हैं, सीटी, पीटी, रिले, ब्रेकर, दिस ऑल आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर। इसके प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं भाई। अब इसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है प्रोटेक्शन की इसको, तो वो देखना है हमको सबसे पहले कि इसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं और कितने तरह से देते हैं, है ना। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो आपका सब्जेक्ट है, वो बेसिकली सबस्टेशन के अंदर के इक्विपमेंट्स को जानने का है। वैसे इक्विपमेंट्स जो कि आपके पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन या ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना, जो जो उसमें इन्वॉल्व है, कैसे करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, वो सारा कुछ इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है, फॉल्ट एनालिसिस जो है, जिसमें कि कई तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है, लेकिन आपको सिमेट्रिकल ही पढ़ना है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह से। और उसके बाद अलग अलग टाइप के रिलेज हैं, अलग अलग टाइप के ब्रेकर हैं, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, तो उनको देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर पे खतरा कैसे आता है। लेट्स सी। देखिए, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये एक सिंपल आपको एसी सर्किट टाइप का दिख रहा होगा, रेजिस्टिव लोड टाइप का। लेकिन एक्चुअली में आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ऐसे भी जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, आप मान लीजिए कि हम उसके एक फेज को ले रहे हैं, एक फेज को। जैसे कि देखिए, आपके घर के बगल का जो ट्रांसफॉर्मर होगा, उससे आपके घर में तो एक ही फेज सप्लाई आई है, आटा चक्की में 3 फेज सप्लाई गया होगा, लेकिन आपके घर में तो एक ही फेज से सप्लाई आया है ना, या तो आर से आया होगा, या वाई से आया होगा, या बी से आया होगा। अगर आपने 3 फेज सप्लाई न लिया होगा तो आपके घर में तो सिंगल फेज सप्लाई ही आई होगी, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर के हर एक फेज से कस्टमर्स कनेक्टेड होते हैं। जनरली जो तरीका है वो ये है कि पहले कस्टमर को आर से, फिर अगले को वाई से, फिर अगले को बी से, इस तरह से करते हैं, हाँ। लेकिन नहीं भी ऐसा हो तो भी आपके घर में तो एक ही फेज से सप्लाई है। तो ये मान लीजिए सपोज कि एक फेज का ये सप्लाई है, इसको मैंने 1000 वोल्ट लिया है। ऐसे तो एक फेज का बात करें अपने घर में तो 254 है ना, लेकिन जस्ट एक समझने के लिए, कैलकुलेशंस आसान रखने के लिए, यहां मैंने 1000 वोल्ट का सप्लाई लिया है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर से जो फेज निकला, उसके बाद पहले घर तक वहां से आने से पहले, जैसे कि देखिए, अगर हम देखें तो कि सपोज ये अगर ट्रांसफॉर्मर है ना, तो इससे 3 फेज आउटपुट निकला। उससे पहले इससे किसी एक घर को सप्लाई दिया गया, फिर इससे दूसरे को सप्लाई दिया गया, है ना, फिर ये तीसरे को सप्लाई दिया गया इससे। तो इस तरह फिर इस फेज से फिर किसी को दिया जाएगा, ऑब्वियसली दिया जाएगा, है ना। ये आर से, और ये भी आर से, ये वाई से, ये बी से, तो इस तरह से। तो ट्रांसफॉर्मर के एक फेज जो निकला, वहां से लेकर के जो पहला कंज्यूमर आया, वहां तक के वायर का जो रेजिस्टेंस है, हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल सिस्टम ले रहे हैं, कोई आइडियल नहीं ले रहे हैं। वायर है तो उसका रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं अभी। तो ये पहला जो घर है, उसका जो लोड रेजिस्टेंस है, मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, हम मानते हैं इंडक्टिव लोड भी होगा, लेकिन जस्ट समझने के लिए हमने यहाँ पर प्योर रेजिस्टिव लोड लिया 5 ओम, ठीक है। तो 0.1 ओम क्या है, ट्रांसफॉर्मर से निकलता हुआ जो वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है। 0.1 ओम किसका है, ये वायर का रेजिस्टेंस है ना, वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम पहले घर तक
कंज्यूमर तक सप्लाई पहुंचने का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। फिर उसी फेज से दूसरे घर को जो सप्लाई दी उसके बीच में जो वायर है उसका भी रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, मतलब कि ये R था, फिर ये R आएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच के वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना लिए हैं 0.1 ओम लिए हैं। फिर अगला जो कनेक्टेड होगा उसके बीच का भी कितना लिए 0.1 ओम लिए। तो ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के फेज से इनको सप्लाई दिया जा रहा है। अब इस केस में क्या हम यहां से करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लीजिए, ये और ये सीरीज में आ जाएगा, फिर दोनों मिलकर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये और ये सीरीज में, फिर दोनों मिलकर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये और ये सीरीज में। तो यहां से अगर आप करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो आपको आएगा वो वैल्यू आएगी 1.821 ओम, 1.821 ओम। और तब 1.821 ओम आएगा और I इक्वल टू होता है V अपॉन R, है ना। तो V अपॉन R जब आप इसको करेंगे तो आपको यहां पर जो करंट आएगी वो आएगी लगभग 549 एम्पियर, 549 एम्पियर। यहां से करंट कैसे निकला समझ में आया आपको? हमने इक्विवेलेंट क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाल लिया, इनको सीरीज में ये इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज में पैरेलल, ऐसे करके 549 एम्पियर। अब देखिए 549 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है, यहां का जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट का, इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा, मतलब इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा, क्या 1000 ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस वायर में 0.1 ओम वाले में कुछ ड्रॉप होगा, तो वो, और यहां का वोल्टेज क्या होगा, इसमें से इसके ड्रॉप को घटा देंगे तो हमको यहां का वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब करने के बाद वहां का जो वोल्टेज है वो है 945 वोल्ट। दिस वोल्टेज इज 945 वोल्ट। और तब थोड़ा वो देखिए पॉइंट के बाद भी वैल्यूज है, उसको मैंने नेग्लेक्ट करके चलाया, बस यहाँ कैलकुलेशन करना मोटिव नहीं, मोटिव है आपको समझाना कि ट्रांसफार्मर पे प्रॉब्लम कैसे आता है। तो 945 वोल्ट है, अब यहाँ पे 945 वोल्ट है, तो इससे करंट कैसे निकलेगा, 945/5 है कि नहीं, तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, 5 44 5 40 हो जाएगा, और 189 एम्पियर के लगभग में इससे करंट जाएगा। तो 549 में से 189 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 14 में से 8 गया 6, और 4 में से गया, लगभग 360 एम्पियर, है ना, लगभग 360 एम्पियर इधर जाएगा। फिर यहां का वोल्टेज, इसमें से इसके ड्रॉप को घटाएंगे, तो 945 में से 360 इंटू 0.1, तो 0 कट जाएगा, तो 945 में से जब आप 36 वोल्ट, 36 ही घटेगा ना, 360 इंटू 0.1, इसका ड्रॉप कितना 36 वोल्ट होगा, तो 945 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 909 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का करंट निकाल सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, 5 40 5 40, फिर 5 और 40 हो जाएगा, तो 181.8 एम्पियर समथिंग से करेंगे, है ना, 181.8 एम्पियर। और अब इस ब्रांच से कितना जाएगा, 909 वोल्ट इसके भी क्रॉस है और इस पूरे के भी क्रॉस है, तो इससे जो करंट जा रहा है वो है 178 एम्पियर लगभग। ठीक है, तो यहां का वोल्टेज भी आप निकाल सकते हैं, 909 में से इसका ड्रॉप घटाएंगे, यानी 909 में से 17.8 घटाएंगे, तो वो आएगा लगभग 891 वोल्ट आपको, 891 वोल्ट, और ये करंट चलेगा इस तरह से। तो ये कुछ सिचुएशन है, और ट्रांसफार्मर से करंट 549 एम्पियर जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है ना। इस लोड को भी 189 मिल रहा है, इसको 181 में, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि ट्रांसफार्मर से जितना दूर आप जाएंगे उतना ही वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो आप देख भी रहे, इस घर को मिल रहा है 945, इसको मिल रहा है 909, इसको मिल रहा है 891, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारा पावर सिस्टम आप देख ही रहे हैं कितना विशाल है ना, बहुत लंबा चौड़ा है, और टावर्स जिससे कि वायर्स जाते हैं वो खेत खलिहान से होते हुए गुजरता है, अगल बगल में बहुत सारे,
है ना, पेड़ वगैरह होते हैं, देयर मेनी, ऊपर से पूरा खुला हुआ में है ना, कई सारे कारण हैं, क्या क्या होता है वो सब देखेंगे। तो पूरा ओपन है, उसमें बिजली गिरती है ना, जो आइसोलेटर इंसुलेटर जिस पे हम उसको बांधते हैं, टाइट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक पोल है ना, तो इसके ऊपर जैसा मैंने आपको दिखाया भी था कि इस तरह से आइसोलेटर्स लगे होते हैं, है ना, और ये एक दूसरा पोल है, ठीक है। तो दो पोल के बीच में जो वायर आपका हैंग्ड होता है वो तो आइसोलेटर की ही मदद से होता है कि नहीं, यहां से ये इस तरह से सैग लेता हुआ हैंग करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका बिजली गिरी या आइसोलेटर पंक्चर हो गया, पंक्चर क्या होना तो समझेंगे हम लोग, और पंक्चर हो जाने के कारण क्या होता है कि इसमें जो करंट आ रहा था, ये पंक्चर होने का मतलब ये है इस पे इतना, जैसे ये आइसोलेटर है, इंसुलेटर है, तो इस इंसुलेटर का पोर्सिलिन का होता है, इसका अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है तो इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितने वोल्टेज तक ये अपने से करंट को पास नहीं होने देगा। जैसे इसका डायरेक्ट, अगर ये वायर आपका 11 किलो वोल्ट का वायर है, 11,000 वोल्ट इससे जा रहा है, तो जनरली इस इंसुलेटर की जो कैपेसिटी होगी 15 किलो वोल्ट तक होगी, ठीक है ना, कि 15,000 वोल्ट भी अगर इस पे अगर आए, 15,000 वोल्ट भी आए, तो भी ये करंट को अपने से पास नहीं होने देगा। लेकिन अगर इस पे, अगर बरसात का समय है, इस पे अगर इलेक्ट्रिक बिजली का आ जाए, और बिजली की वोल्टेज को कोई नहीं जानता है कितना है, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 15 किलो वोल्ट है, तो क्या होगा, फिर ये पंक्चर हो जाएगा। पंक्चर होने का मतलब क्या है कि अब ये कंडक्टर हो गया, अब ये इंसुलेटर नहीं रहा। हमने कहा भी है आपको कि कोई भी चीज परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बांस से ही इधर उधर करने लगते हैं वायर को, ठीक है, तो वो जो है इंसुलेटर है 220 वोल्ट तक, उससे आप 11,000 वोल्ट को टच करने का गुस्ताखी भी मत करना, है कि नहीं। तो कोई भी चीज परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, डिपेंड्स ऑन विच वोल्टेज इट इज अप्लाइड, किस वोल्टेज पे उसको हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही 15 किलो वोल्ट से ज्यादा की इस पर बिजली गिरेगी, ये एक कंडक्टर बन जाएगा, और यहां से जो करंट है वो आगे जाएगा नहीं, वो इसी में चला जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, और उसके कारण क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। लेकिन देयर आर, मतलब चूंकि पावर सिस्टम इतना खुले हुए में है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उनके कारण प्रभाव पड़ता है, कैसे वो देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इस और इस लोड के बीच का जो वायर है ना, इस और इस लोड के बीच का ये जो वायर है, इस वायर पे कोई पेड़ आकर के बीच में कोई पेड़ आकर के इस पे सट गया, मतलब ये वायर था, ऐसे था, यहाँ पर कोई पेड़ था ना, पेड़ को मन किया कि आवाज जो है सो सुसाइड कर लेते हैं, फिर वो इस पर आके गिर गया, ठीक है, तो इस पर आके गिर गया। अब उसके बाद क्या सर्किट होगा वो जरा देखते हैं हम लोग। देखिए, राइट साइड का जो सर्किट है वो है तब का जब एक पेड़ इन दोनों के बीच वाले वायर पे गिर जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन, 1000 वोल्ट 0.15, इन दोनों के बीच में, इस 5 ओम और इस 5 ओम के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये ट्री है, दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये है, और उस पेड़ का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, हालांकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है ना, सूखा हुआ है तब फिर उसका रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा होता है, लेकिन अगर मॉइस्चर है तो रेजिस्टेंस कम होता है। और जनरली जो रेजिस्टेंस है वो जनरल हमारे जो हाउस होल्ड के जो इक्विपमेंट्स है उनसे तो कम ही होता है काफी। तो ये जो पेड़ का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया है 0.05 ओम, ठीक है, ये, और बीच में गिरा है तो आधा रेजिस्टेंस 0.1 ओम इधर, 0.1 ओम इधर, और पेड़ जो है ना जमीन से सटा हुआ है और इस पे बस झुका हुआ है, बस इस पे ये लगा हुआ है, फिर बाकी सब ऐसे ही है। अब देखिए, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर था, है ना, ये पर फेज करंट अभी कितना दे रहा है 549 एम्पीयर, ठीक है। अब देखिए कि जब ऐसा कंडीशन है तब इस कंडीशन में, इस कंडीशन आपको अगर ये लग रहा हो कि 0.05 ओम तो सर बहुत कम ले लिए, तो आप इसको कुछ ज्यादा भी रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, कम ही रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ गलती हुई, जब बीच में ये गिरा है तो इस साइड का रेजिस्टेंस 0.05 ले सकते हैं और इस साइड का 0.05 ले सकते हैं,
ये पूरा था ना 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब तो आधा आधा पे हो गया, तो 0.05 ओम 0.05 ओम। अब ये सिचुएशन है। अब इस कंडीशन में अगर हम इसी तरह से पूरा एनालिसिस करें और निकालना चाहें कि टोटल करंट कितना यहां से जा रहा है, तो देखिएगा अगर यहाँ का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर से इन दोनों को सीरीज में कीजिए, इसके साथ पैरेलल कीजिए, फिर इसके साथ सीरीज कीजिए, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा इस केस में वो आएगा आपको 0.197, क्योंकि पैरेलल ब्रांच ऐड हुआ है, तो पहले था 1.821, लगभग आधा, आधा से बहुत कम हो गया, 0.197 ओम ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहां से करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। तो करंट अगर आप देखिए तो इस करंट की वैल्यू को देख करके आपका क्या होगा पता नहीं, 5073 एम्पियर आपका क्या होगा पता नहीं, लेकिन ट्रांसफार्मर का क्या होगा ये तो पता है, क्योंकि करंट का वैल्यू देखिए आप 5000 एम्पियर, और जो हीट लॉस होगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा 5000 का स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। तो ये अपने आप में बहुत लार्ज करंट है ना, और इसके कारण ट्रांसफार्मर की रेटिंग ये 5000 एम्पियर, तो ये तो मतलब बहुत लार्ज करंट है। इस ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग इससे तो किसी मायने में कम ही होगी, है ना, काफी कम होगी। तो ये जो आपने देखा था अभी कि 5 MV 11 किलो वोल्ट का 11 किलो वोल्ट साइड में जो मैक्सिमम अलाउड करंट था वो 454 एम्पियर ही था, और यहां पर तो करंट 5000 समथिंग एम्पियर है कि नहीं, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये क्यों हुआ, सिंपल एक कारण से कि पेड़ आकर के सट गया, जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम असर पड़ेगा, और जितना कम होगा उतना ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पर बीच में कुछ भी आएगा करंट की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और करंट की वैल्यू इतनी बढ़ रही है। अब एक एक करके आप जरा और भी चीजों को देखिए। अब यहां पर 5073 एम्पियर आ रहा है, तो यहां का जो वोल्टेज होगा, एक एक चीज देखिए, तो ये जो कंडीशन है ना कि पेड़ के आके सट जाना, दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में तो सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है ना, ये एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। और इस कंडीशन को ही कहते हैं कि फॉल्ट आ जाना, कि फॉल्ट आया, पावर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया है, कुछ गड़बड़ी आई है जिसके कारण कि ये हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फॉल्ट के समय क्या क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कुछ सिचुएशन है, अब फॉल्ट के समय आपने सबसे पहला तो देखा कि करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई, ठीक है। और देखिए इस 5 ओम रजिस्टर को पहले वोल्टेज मिल रहा था 945 वोल्ट, अब देखते हैं कितना मिलता है। तो 1000 में से इसको जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 507.3 होगा, तो 1000 में से 507.3 माइनस करेंगे तो इसको वोल्टेज लगभग 400 समथिंग आएगा। तो मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से इसको वोल्टेज मिला है 492.7 वोल्ट, 492.7 वोल्ट। बताइए, पहले इसको मिल रहा था 945 वोल्ट, अब इसको मिल रहा है 492.7 वोल्ट। मतलब कि फॉल्ट आया तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके क्रॉस वोल्टेज भी काफी डिम हो गया, और उसके कारण इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं आपके घर के, कि नहीं हो सकते हैं कि नहीं। आपका जो 200 वोल्ट पे चलने वाला फ्रिज है उसको आप 75 वोल्ट दें तो ऑब्वियसली इट विल गेट डैमेज आफ्टर सम टाइम, है कि नहीं। तो इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है 492.7, और इससे अगर करंट देखिए तो वो है लगभग 98.53, होना भी चाहिए 98.53, जो कि पहले मिल रहा था 189 वोल्ट एम्पियर, लगभग आधा हो गया। सिमिलरली आप अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ का करंट मिलेगा। अब देखिए जरा यहाँ का करंट कितना आ रहा है, यहाँ का करंट है आपको 4974। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये करंट है 4974 एम्पियर। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो 492.7 में से इसको घटाएंगे 0.05 को ये करके, तो
तो यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा आपको 243.973, 243.97 कुछ वोल्ट है यहाँ का वोल्टेज, ठीक है ना, इस पॉइंट का। तो इस फॉल्ट वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा, आप समझ रहे हैं यहाँ का वोल्टेज कैसे लाए, यहाँ के वोल्टेज में से इसके ड्रॉप को माइनस किए, तो ये अब इससे जो करंट है उस करंट की वैल्यू है 4, इससे करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल टू V अपॉन R, तो ये करंट है लगभग 4879 एम्पियर, दिस ह्यूज करंट है ना। तो जो आपको जो फॉल्ट वाला पाथ है, जिसने फॉल्ट किया, ये जो पाथ है, इस पाथ से सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है। अब देखेंगे अभी भी, तो 4879 एम्पियर इससे पास कर रहा है, तो 4879 इससे कर रहा है, तो फिर इस ब्रांच में कितना कर रहा होगा, तो इस ब्रांच का जो करंट है वो है आपको 95.06 एम्पियर, 95.06 एम्पियर। फिर इस पॉइंट का वोल्टेज भी आपको पता चल जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज है 239 वोल्ट, है ना। यहाँ 243 था, उसमें से ये 9.5 है वो माइनस होगा, ठीक ही है, मतलब पॉइंट आधा माइनस होगा, ठीक है। तो अब इस ब्रांच का करंट कितना जाएगा, इस ब्रांच का करंट आएगा आपको 47.88, तो ये हम ये कर देते हैं, ठीक है ना, बस खत्म ही है। और फाइनली इधर का भी करंट होगा 47 एम्पियर समथिंग, ठीक है। और यहाँ का, तो देखिए बेसिकली हमको एक दो चीज बताना था। एक तो ये बताना था कि फॉल्ट किस तरह से हो सकता है, तो फॉल्ट के कई सारे कारण हम लोग देखेंगे, लेकिन फॉल्ट होने पर जब कोई पेड़ किसी में सट गया, या ऐसा भी हो सकता है कि बीच से ये वायर जो है ये टूट के सीधे जमीन पे गिर जाए, उसको भी देखते हैं, ये टूट के सीधे की सीधे जमीन पे गिर जाए, है ना, ये भी हो सकता है, या कोई पेड़ आके बीच में सट जाए। ऐसी किसी भी कंडीशन में आप देखिए, अगर ऐसा एक कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज कि जो करंट जो फ्लो होता था, ट्रांसफार्मर जो करंट देता था वो कई टाइम्स बढ़ गया, एक बात। दूसरा बात, लोड को, तो ये भी डेंजरस है, करंट का इतना बढ़ जाना बहुत डेंजरस है, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, जो आपका सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट है सब स्टेशन का, सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट, और वो पूरा का पूरा डेंजर में आया हुआ है एक छोटी सी घटना से कि कोई पेड़ आके सट गया, और जो कि पॉसिबल है, आपका लाइन पूरा का पूरा ओपन में है, तो कोई भी आके सट सकता है ना, और सटेगा तो इतना लार्ज करंट फ्लो होगा, ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये, दूसरा जो कंज्यूमर्स कनेक्टेड हैं उनको भी वोल्टेज कम मिल रहा है, इसको 945 मिल रहा था, अब इसको 492 मिल रहा है, इससे कंज्यूमर के इक्विपमेंट्स के डैमेज होने का भी खतरा है, ठीक है। थर्ड, जो शॉर्ट सर्किट पाथ है, जिससे जिसने जो सटाया है या जिसमें फॉल्ट, उसमें सबसे लार्ज करंट फ्लो है 487 एम्पियर। तो ये आपने कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखी कि किस तरह से फॉल्ट के समय, एबनॉर्मल कंडीशन के समय क्या होता है, और ट्रांसफार्मर कैसे रिस्क पे आता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये बीच का जो वायर है ये टूट जाए तो कैसा सर्किट बनेगा, ये 1000 है ना, ये 5 एम्पियर, और अगर यहां से टूट के ये नीचे गिर गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और बाकी ये ऐसे ही खड़ा है ना, 0.155, 0.15, तो इस कंडीशन में भी आप निकल, इधर तो कोई करंट जाना नहीं है, इस तो ये इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, है ना, तो ये तो ऐसे ही है। अब इस सर्किट का भी अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा, तो मेरे पास डाटा है 0.198 ओम आता है। इस सर्किट का भी अगर आप इक्विवेलेंट निकालिए तो 0.198 ओम आएगा, और इस कंडीशन में भी जो करंट है वो लगभग कितना है, 5049 एम्पियर, मतलब यहां से तार टूट के नीचे जमीन पे गिर, होता है ना कि छूट गया, लूज था, छूट के नीचे जमीन पे गिर गया, तो उस समय भी यहां से करंट कितना है 5049, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप रेट कम जाएगा, और यहां से करंट मैक्सिमम जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फॉल्ट के समय ये कुछ चीजें होती हैं, लार्ज करंट, वोल्टेज ड्रॉप्स, कम वोल्टेज मिलना लोड को, ये सब चीजें, और इन सब चीजों के कारण जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज होता है,
लेकिन ये जो फॉल्ट हैं ये तो डेली आते हैं, डेली कई पेड़ सटते हैं, तार गिरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स लगाए हैं जो कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और उसी पूरे सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है इस सेमेस्टर में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉल्ट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर अंडर ऑल दोज सीवियर कंडीशंस। उन सभी खतरनाक परिस्थितियों में भी ट्रांसफार्मर को कैसे बचाएं। एक तो सिंपल आप लोग अपने घर के अगल बगल में देखते होंगे कि आपके घर के अगल बगल में भी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है। अगर आप देखें आपके घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर है उसको अगर आप देखिए तो उसमें इस तरह से होता है, ये अगर है ट्रांसफार्मर और इसका ये अगर बुशिंग है और यहाँ से फिर ये आउटपुट निकलता है जो आपके घर में आता है, और यहाँ ये 11,000 लेता है और यहाँ से आपको 440 मिलता है। तो 11,000 अगर ये आ रहा है पोल से, तो उसके और ट्रांसफार्मर के बीच में एक पतला सा वायर लगा रहता है जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज। आपके घर में भी फ्यूज, आप तो खैर सब जगह एमसीबी आ गया, ड्रॉप आउट फ्यूज जनरली, लेकिन ट्रांसफार्मर में ड्रॉप आउट फ्यूज ही मिलेगा आपको। ड्रॉप आउट फ्यूज, ये ड्रॉप आउट फ्यूज क्या है? ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये प्रोटेक्शन, आप हम लोग फ्यूज पढ़ेंगे सेमेस्टर में, तो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है ना। इसकी अपनी एक करंट की लिमिट है जो कि जनरली ट्रांसफार्मर के करंट से कम है। इसका जो थिकनेस है ना, मतलब हर ट्रांसफार्मर का अपना अलग अलग है। हालांकि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ऊपर बढ़ते हैं, पावर ट्रांसफार्मर बढ़ते हैं, तो वहां पर तो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें भी अलग अलग रेंज है, कोई 100 kVA का है, कोई 200 kVA का है, कोई 500 kVA का होता है। तो हर एक ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग से उसकी करंट रेटिंग निकल सकती है, जैसे हम लोग देखे थे अभी, है ना। तो करंट रेटिंग, जैसे किसी ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग, जैसे कि आपके घर के बगल में अगर 200 kVA का ट्रांसफार्मर है, 200 kVA मतलब 210⁻3, और अगर आपको देखना है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है पर फेज, तो पर फेज वोल्टेज है 254 × I, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, या 200 ही अगर है, 200 ही अगर है तो कितना होगा? 1000 एम्पियर मैक्सिमम। तो 1000 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर ट्रांसफार्मर में जाएगा तो जलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो आपका ड्रॉप आउट फ्यूज है, इसका ये प्रॉपर्टी है कि जनरली इसकी गलने, ये किस टेम्परेचर पर ये गल जाएगा, है ना, कितना करंट पास करेगा तो ये गल जाएगा, वो वैल्यू जनरली ट्रांसफार्मर की रेटिंग से कम होती है। जैसे ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर 1000 एम्पियर है तो 900 एम्पियर अगर इससे पास करेगा तो ये इतना इसमें हीट, जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, इतना इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, कोई गल जाएगा। और इससे पहले कि ट्रांसफार्मर को कुछ हो, ये अपने आप को ऑफ कर लेगा ताकि सप्लाई ही बंद हो जाए। इसको आएगा ही नहीं तो ये देगा क्या, कि नहीं। तो ड्रॉप आउट फ्यूज की मदद से हम प्रोटेक्शन करते हैं। ड्रॉप आउट फ्यूज की रेटिंग जनरली ट्रांसफार्मर की रेटिंग से कम होती है। अगर ये 1000 पे जलेगा तो ये 800 या 900 पर ही जल जाएगा और जल के गल के इसको बचाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा प्रोटेक्टिव डिवाइस हम लोग आए दिन अपने घर के अगल बगल में देख सकते हैं। लेकिन सब स्टेशन में जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, जिसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं, सर्किट ब्रेकर ही नहीं, वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, सीटी, सर्किट ब्रेकर एंड रिले। वो कैसे आपके ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, कितने टाइप के रिलेज होते हैं, कितने टाइप के ब्रेकर्स होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए कि ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो कारण मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा जो कारण है, सबसे ज्यादा जिसके कारण फॉल्ट होता है वो यही है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो पोल है, उसके ऊपर के जो इंसुलेटर्स हैं, है ना, जिन इंसुलेटर्स से आपका वायर कनेक्टेड है और आगे की तरफ बढ़ता है, तो इन इंसुलेटर्स का अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 15 किलोवोल्ट, कि 15 किलोवोल्ट, जैसे इस वायर का अगर 15 किलोवोल्ट वोल्टेज है तो 15 किलोवोल्ट तक ये इसमें जो करंट है वायर से उसको अपने से पास होने नहीं देगा, उसका अपना एक स्ट्रेंथ है। जैसे कि
आप जो घर में जो वायर यूज करते हैं, वायरिंग यूज करते हैं, तो अंदर में कॉपर का वायर होता है, ऊपर से प्लास्टिक का कवरिंग होता है। तो उस प्लास्टिक की रेटिंग है कि 300 वोल्ट तक वो अपने से करंट को पास नहीं होने देगा। तो वायर से तो करंट है, लेकिन आपके दीवार में करंट नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, उस तरह से उसका इंसुलेशन स्ट्रेंथ है। तो उसी तरह से इसका भी स्ट्रेंथ है 15 किलो वोल्ट। लेकिन तो नॉर्मल कंडीशन में वायर से तो 11,000 वोल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइटनिंग के कारण बिजली चमकती है, गिरती है, अगर इंसुलेटर पे गिर गई और इसकी वैल्यू 15 किलो वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर ये इसको पंक्चर कर देगा। मतलब वो लाइटनिंग इसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू होकर के ग्राउंड में चली जाएगी, और एक बार अगर इंसुलेटर से करंट फ्लो करके ग्राउंड में चला गया तो फिर इसका मतलब ये इंसुलेटर पंक्चर हो गया। अब ये नॉर्मल करंट भी जो आएगा यहाँ पे आएगा, उसको ये नीचे ही भेज देगा। शॉर्ट सर्किट का कुछ इस तरह का है ना। ये वायर था तो जा रहा था, आगे जाकर के इसको लोड को कनेक्ट करना था, है ना, लेकिन बीच में ही यहाँ पर जो इंसुलेटर था, है ना, यहाँ पर जो इंसुलेटर था वो पंक्चर हो गया, तो करंट आगे न जाकर के यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर बीच का भी हुआ तो भी क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके पैरेलल में अगर है तो उससे करंट नहीं जाएगा। तो एग्जैक्ट पैरेलल में तो नहीं होगा, क्योंकि बीच का वायर, समझ में आ रहा बात, अगर जस्ट पैरेलल में अगर शॉर्ट हो जाए तो सारा का सारा करंट उसी से जाता है, बगल वाले से नहीं जाता है। लेकिन वो तो आइडियल कंडीशन है, क्योंकि कभी भी एब्सोल्यूट पैरेलल में होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो भी है, लेकिन अगर यहाँ भी शॉर्ट हुआ, यहाँ भी अगर इंसुलेटर पंक्चर हुआ, तो सारा का सारा करंट इधर से चला जाएगा। इनमें भी जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा, और जो कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, वही कंडीशन होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉज है फॉल्ट का, वो है इंसुलेटर का पंक्चर हो जाना ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली के चमकने के कारण। और इसीलिए बिजली विभाग सबसे ज्यादा परेशान बरसात के दिनों में ही होते हैं, है ना, कि क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल्ट्स आते हैं, मेनली इसी टाइप के, इन पंक्चर हो जाना, इंसुलेटर का पंक्चर हो जाना। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो कारण है वो जैसा कि हमने देखा, पेड़ का सट जाना वायर पर, या किसी टहनी का, जैसे कि ऐसा ही नहीं कि फेज टू ग्राउंड ही हो, अगर 3 फेज आपका सप्लाई है और 2 पेड़ के बीच में भी, 2 फेज के बीच में अगर कोई पेड़ का टहनी उड़ के आके सट जाए, बैठ जाए उस पर, है कि नहीं, तो उनके भी बीच में एक पाथ बन सकता है, एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फेज टू फेज जिसको कहते हैं, फेज टू फेज या ट्रिपल फेज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है फॉल्ट का। तीसरा एक और कारण है जो आए दिन हम लोग देखते हैं, चिड़िया वगैरह, है ना, जो बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ये अगर एक अगर फेज में उनका बॉडी का एक पार्ट अगर फेज में सट जाए और दूसरा पार्ट अगर न्यूट्रल वाले, जैसे कि यहीं पर, यहाँ पर अगर कोई आ जाए, हमको तो फोटो भी बनाने नहीं आता है भाई, जो भी है, अगर ये एक इस पे सट जाए न्यूट्रल बॉडी पर और एक अगर वायर में सटा है, तो राम नाम सत्य है ना। अगर दोनों रहेगा इसी पर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक पार्ट इसका तार में हो और दूसरा पार्ट अगर न्यूट्रल से टच कर जाए तो उससे करंट फ्लो कर जाएगा, डेड। तो वो भी एक शॉर्ट सर्किट का पाथ हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इसका बॉडी इससे सटा, देखिए इसको जरा हम और क्लियर करें चीज को समझने के लिए, तो वो भी एक फॉल्ट का कारण है ना, जैसे ये है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका एक पार्ट अगर इसमें है, ठीक है, और दूसरा पार्ट अगर इंसुलेटर पे सट गया, तो क्या होगा कि इससे करंट होकर के इंसुलेटर से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, है ना, इंसुलेटर से होते हुए ग्राउंड में जा सकता है, ठीक है। और उसके कारण ये तो खैर होगा सो होगा ही, शॉर्ट सर्किट पाथ भी हुआ और इंसुलेटर भी पंक्चर हो सकता है, ठीक है। हालांकि इंसुलेटर का जो वोल्टेज लेवल है वो तो 11 किलोवोल्ट से ज्यादा है, लेकिन एजिंग के कारण लगातार मॉइस्चर में रहते रहते, बाहर रहते रहते, एजिंग के कारण उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटता भी है।
और सडन जब यहाँ से इसके थ्रू करंट आएगा तो पंक्चर भी होता है, ठीक है। लेकिन ये तो है कि अगर इसका बॉडी पार्ट इंसुलेटर से सट जाए या इस नीचे के ही किसी पार्ट से सट जाए, कहीं से सट जाए, तो फिर एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। वो शॉर्ट सर्किट टेम्पोररी भी हो सकता है। टेम्पोररी का मतलब कि आप गए और उसके डेड बॉडी को हटा दिए और फिर से पावर चालू करके देखें, है ना। मान लीजिए कि उसका जो पार्ट सटा है वो तार में है और दूसरा जो पंख है या कुछ है वो पोल से सटा है, हाँ, तो पोल से होकर के गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दीजिएगा, लाइन चालू कराएंगे, लाइन चालू हो जाएगा। और दूसरा परमानेंट भी हो सकता है, अगर इंसुलेशन को डैमेज कर दिया हो जाता है। ऐसे तो उसका स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसा मैंने कहा एजिंग के कारण वो चल रहा है, लेकिन जब उससे एक स्ट्रोक आया, करंट आया तो शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर इंसुलेटर पंक्चर हो गया होगा तब तो फिर आपको इंसुलेटर को चेंज करना होगा। तो टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह का डैमेज कर सकते हैं ये बर्ड या स्नेक, इनके कारण भी फॉल्ट होता है, ठीक है। तो एक तो आपने 3 कारण पढ़ा, और भी कारण है जैसे कि आइस लोडिंग, अगर इस पे अगर बर्फ का लोडिंग बहुत हो जाए तो उसके भी प्रेशर से कभी कभी ये कांटेक्ट यहाँ से छोड़ के, जनरली पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ वायर पे बर्फ जमा हो जाता है, उनके लोड से भी वायर टूट के गिर जाता है। तो वायर का टूट के जमीन पे गिरना भी एक तरह का क्या है, फॉल्ट है कि नहीं, जो हमने यहाँ पर देखा था। और भी कारण से, जैसे एक और भी कारण आपको हम बताते हैं, अगर मान लीजिए 3 फेज है ना, और 3 फेज में से अगर एक फेज टूट के जमीन पे गिर गया तो अनबैलेंस करंट हो गया, जो टूट के गिरा है नीचे जमीन में सट गया है उससे करंट ज्यादा होगा, बाकी दोनों से नॉर्मल होगा। तो ये जो अनबैलेंस्ड करंट जो फ्लो करता है, अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से, किसी भी मशीन, इंडक्शन मोटर, किसी भी 3 फेज मशीन के वाइंडिंग से अगर अनबैलेंस्ड करंट फ्लो होता है तो फिर बहुत ज्यादा मशीन का टेम्परेचर बढ़ता है। ये आप लोग पढ़ते, अगर आप अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ते तो वहां पर आप पढ़ते नेगेटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। तो उससे फिर ये प्रूव होता कि अनबैलेंस करंट होने के कारण हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये है ना, कि अनबैलेंस जब करंट फ्लो होगा तो भी हीट प्रोड्यूस होगा और उसके कारण भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। ये भी एक फॉल्ट का कारण है। दूसरा और भी कारण है, जैसे अगर आप अंडरग्राउंड केबल से अगर ट्रांसमिशन वगैरह कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल का यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी केबल भी पंक्चर हो जाता है मॉइस्चर के कारण, एजिंग के कारण, मतलब केबल का भी इंसुलेशन डैमेज होता है। तो ये सब कुछ कारण है, और भी अगर कुछ छूट गया हो तो आपको नोट्स में चला जाएगा, लेकिन ये सब मेजर कारण है ना, फॉल्ट के होने के ये सब कुछ मेजर कारण है, ठीक है। अब देखिए, तो आपने ये समझा कि फॉल्ट के समय होता क्या है, फॉल्ट के कारण क्या है। अब जो जनरली जो फॉल्ट है वो सबसे ज्यादा आपके ट्रांसमिशन लाइन में ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड वही है। लगभग 50 से 55% जो फॉल्ट्स होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में ही होते हैं। और उसके बाद जो मतलब ट्रांसमिशन है, मतलब इंसुलेटर का पंक्चर हो जाना, तार के टूट के गिरना, पेड़ का सटना, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा कुछ फॉल्ट सब स्टेशन में भी होते हैं, कभी ब्रेकर भी शॉर्ट कर जाता है, कभी रिले भी हो जाता है, तो ये सब भी है। तो उसका एक टेबल आपको नोट्स में चला जाएगा कि कौन सा फॉल्ट किस कारण से होता है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि फॉल्ट को क्लियर करने का, मतलब कि आप अपने, कुछ ये लिखाना है नहीं इसलिए इसको जल्दी से हम खत्म कर कंक्लूड करें कि जो अपना पावर सिस्टम है उसमें जो ट्रांसफार्मर है उसको प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम सबस्टेशन में होता है वो कैसे काम करता है उसको समझेंगे। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम को समझेंगे, कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जो स्विच गियर के जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, स्विच गियर क्या होता है ये तो लोग समझे हैं थोड़ा बहुत, और भी समझेंगे, और उसके एसेंशियल क्वालिटीज क्या है और कैसे उनको समझेंगे वो हम लोग SLD से समझेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम से। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉल्ट एनालिसिस, जिसमें पर यूनिट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में